हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू जी के बारे में, जिसे राजनीति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अरस्तू का जो जीवन काल रहा है तो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसके जीवन की अवधि रही है। अरस्तू का जो जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में थ्रीस स्थित एस्टाग्रीस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तू महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। तो जो अरस्तू थे दोस्तों, ये प्लेटो का शिष्य थे और गुरु किसका थे तो सिकंदर का गुरु थे, जो विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखते थे। अरस्तू राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। अरस्तू ने राजनीतिक जीवन को मास्टर साइंस कहा। अरस्तू ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईस्वी में भी खोला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न बनता है कि लिसियम नामक शैक्षणिक संस्था किसने खोला था, तो 335 ईस्वी पूर्व में अरस्तू ने खोला था। वहीं आपको याद होगा दोस्तों कि सबसे पहला यूरोप का विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त है प्लेटो का खोलने का। तो जो प्लेटो थे इनके गुरु थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि अरस्तू के द्वारा अगनात्मक, द्वंद्वात्मक एवं स्वदेशीय एवं अनवीक्षात्मक विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। वे विचारक आदर्शवादी में जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। तो आदर्शवादी विचारक हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, प्रश्न भी बनता है। तो प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचार उसे कहते हैं दोस्तों जो अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं और राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं और चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तू एथेंस से कालचिस भाग गया क्योंकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि एथेंस से वो कहाँ भागे, कालचिस भाग गए, क्योंकि यहाँ पर डर था कि दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा फिर अपराध न हो जाए, इसलिए। अध्ययन पद्धति। अरस्तू की अध्ययन पद्धति स्वदेशात्मक पद्धति टेलिकोलॉजिकल कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। कोई भी वस्तु होता है उसका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है। स्वदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वदेशात्मक पद्धति होता है उसकी कल्पना पहले कर ली जाती है। जैसे बीज बोने से पहले हम लोग पेड़ की कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा पेड़ होगा इस बीज से। अरस्तू ने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है, यानी कि इसकी कल्पना करते हुए कहा कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। जैसे कि प्लेटो ने बताया था कि राज्य, प्लेटो बोला था कि व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो यहाँ बोलते हैं कि राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। अरस्तू के अनुसार राज्य जो है मनुष्य की पूर्वगामी है। अरस्तू बोलते हैं कि जो राज्य है वो मनुष्य की पूर्वगामी है, यानी मनुष्य से पहले की है। स्वदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय क्या है, तो इसने विस्तृत अभिप्राय बताया दोस्तों, जैसे मटेरियल केस लकड़ी तथा इफिशिएंट केस यानी निर्माण के तंत्र, इसके बाद फॉर्मल केस यानी मेज का विचार, और इसके बाद फाइनल केस यानी मेज का निर्माण। तो आप देख सकते हैं जो लकड़ी से इन्होंने मेज का निर्माण कर लिया। तो हो गया एक सिस्टम कि आप पहले बीज से पहले मतलब लकड़ी से पहले मेज के निर्माण के बारे में सोच लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्वर्णिम माध्यम का सिद्धांत। तो स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत में अरस्तू के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावित है। यह विचार अरस्तू के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी अपने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। तो यहाँ देखें तो अपने शासन प्रणाली में भी और संपत्ति के संदर्भ में भी इसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। अब राज्य के संबंध में इनका विचार देखते हैं। तो राज्य विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है।
अगर राज्य में विकास का क्रम देखें तो पहले होगा परिवार, फिर गांव, तब राज्य। अरस्तू के अनुसार राज्य जो है स्वाभाविक, प्राकृतिक व आगामी संस्था है। अरस्तू के अनुसार राज्य है समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। यहाँ दे बोलता है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है वो कहाँ, तो राज्य में ही कर सकता है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं अरस्तू कि राज्य का अस्तित्व है वो किसके लिए है, तो लोगों के लिए है, जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, मतलब आपका अच्छा से अच्छा जीवन दे सके, इसलिए व्यक्ति से पहले राज्य है। अरस्तू के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या दानव है। अरस्तू के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें राज्य के संबंध में जो 5-6 बिंदुएं हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता। तो शासन प्रणाली पॉलिटिक होनी चाहिए, राज्य की संख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए, राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होनी चाहिए, राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए, नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान एवं साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो राज्य की जो विशेषता बताया है, जिसमें बोला गया है जनसंख्या न ज़्यादा न कम हो, राज्य पॉलिटिक्स होनी चाहिए, राज्य का जो आधार है न ज़्यादा हो न कम होना चाहिए, राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए, नागरिकों का चरित्र जो है बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों आंगिक राज्य। तो आंगिक राज्य में क्या होता है, आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आंगिक जो राज्य के होते हैं समर्थक दोस्तों, वो राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तू कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति की पूर्वगामी है। तो सब पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं राज्य जो है एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल एवं गिरिन के राज्य का विचार आंगिक है। ये देखें तो सभी जो राज्य के विचार को आंगिक मानते हैं, यानी कि जो राज्य है वो पूर्वगामी है। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसका शरीर का नहीं नियति होता है, बोध नहीं होता, उससे पहले उस व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि नाम से उसको जानते हैं, बाद में उसकी ढांचा आकृति को देखते हैं। उसी प्रकार राज्य का भी है, तो सबसे पहले व्यक्ति से पहले राज्य का बोध होगा। परिवार का विचार। अरस्तू ने परिवार को महत्व प्रदान किया है। परिवार में अरस्तू ने पति, पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया है। इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दिएगा दोस्तों कि इसमें दासों को भी परिवार में शामिल किया है। अरस्तू के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तू के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मुखिया है पति है, और उसमें विवेक जो होता है सर्वोच्च होता है, और पत्नी में अल्प विवेक होता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें विवेक अभी विकसित नहीं होते हैं। अरस्तू के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। यहाँ पर सब परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सभी की स्थिति एक समान नहीं होगी, और प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने का काम जो है वो मुखिया करेगा। और मुखिया कौन है घर परिवार का, तो पति होता है। आगे देखते हैं दोस्तों डेनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। यानी कि जब पति जो है वो अपने पति को निर्देश करेगा तो उसका भूमिका कैसा होगा, तो संवैधानिक सलाहकार जैसा। और पिता जो है पुत्र को निर्देश करता है तो अधिनायकवादी होता है। और जब मालिक जो है वो दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। ये तीनों बताया है डेनिंग ने कि किस प्रकार से कौन निर्देशित करता है, उसका भूमिका किस होता है।
आगे देखिए दोस्तों, तो अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन के भिन्न होता है। अब अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य के नागरिकों पर शासन होती है वो मुखिया के परिवार पर शासन से थोड़ा भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का जो शासन है राजा का नागरिकों के समान होता है, यानी मुखिया का जो शासन है और राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया है। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। यानी कि जो पति पत्नी मतलब पति है वो पत्नी पर स्थायी शासन करेगा, लेकिन राजा जो है स्थायी शासन नहीं कर सकता, वो बदल सकता है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं को प्रबंध करना है, जबकि राज्य का नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़रूरत चीज़ों को पूरा करने का काम जो है भौतिक चीज़ों पूरा करने का पारिवारिक होता है, जबकि राज्य जो होता है वो नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण होती है उससे। आगे देखते हैं दोस्तों, परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य के निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार व गांव के गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप में भिन्न है। आगे देखते हैं दोस्तों, दास प्रथा पर विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थक किया है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो स्वतः से अपने नहीं हैं। तो बोल रहे हैं कि दास वो हैं जो स्वतः से अपने नहीं हैं। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा है, यानी जिसके पास विवेक नहीं है, विवेक शून्य लोग, उनको दास की श्रेणी में। शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोग दास होते हैं, यानी बलिष्ठ समझ सकते हैं जो मजबूत लोग। इसके बाद दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होता है। दास जो है मनुष्य की जीवित संपत्ति है वह परिवार का भाग होता है। दास प्रथा के समर्थक में अरस्तु के तर्क। अरस्तु के अनुसार एक प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। उन्होंने कहा है कि जो बलिष्ठ है, श्रेष्ठ है, वो अधीनों पर शासन करेंगे, और यह दास प्रथा है वो प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है, और यह दास प्रथा जो है दोनों के लिए उपयोगी है, जिनके यहाँ दास रहते हैं उसके लिए भी और दास के लिए भी। आगे देखते हैं तो स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि दासों के द्वारा घरेलू कार्य के लिए करने से स्वामी के शासन के कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अगर दास जो है घरेलू काम करेंगे तो उसे जो स्वामी है उसको शासन के कार्यों में भागीदारी मतलब करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। और दास क्या होता है, जब वो श्रेष्ठ लोगों के पास रहेगा तो उसके पास भी रहते रहते नैतिकता का विकास हो जाएगा। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है, यानी जिस दास के पास नैतिकता का विकास हुआ वो दासगिरी करना छोड़ देगा। इसके बाद बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीय तत्व मौजूद हैं। बारकर जी बोलते हैं कि जो अरस्तु की दास प्रथा उसमें मानवीय तत्व मौजूद है। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक दास प्रथा और अरस्तु के दास प्रथा में अंतर। आधुनिक दास प्रथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों में खुलेआम खरीद व बिक्री यानी बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दास प्रथा की शुरुआत अफ्रीका में हुआ था, जिसे यहाँ पर दासों को सरेआम बेचा और खरीदा जाता था। ये कब हुआ था, तो 18वीं-19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दास की श्रेणी में नहीं रखा है, यानी युद्ध बंदियों को युद्ध के समय जो बंदी बना लिए थे उनको दास की श्रेणी में नहीं रखा है। इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है, यानी कोई बेटा जिसका पहले से बाप दास है तो उसका बेटा भी दास नहीं होगा। अरस्तु के अनुसार दासों के उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। दास जो उत्पादन कार्यों में नहीं लगेंगे वे केवल घरेलू कार्य में सहायता करेंगे।
अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कोई जो दासी है या दास है उसमें विवेक विकसित हो जाता है तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार करना या किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास जो है मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, जो यूनान में रहने वाले उनको दास की श्रेणी में रखेंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों की श्रेणी में रखा जाएगा। विधि का शासन। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया। जैसे कि प्लेटो ने विधि के शासन को महत्व नहीं दिया था, लेकिन बाद में वो भी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ नामक रचना में विधि को महत्व को स्वीकार किया, लेकिन द रिपब्लिक उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी उसमें इसके विषय में कहीं जिक्र नहीं किया था। उसके जस्ट उल्टा अरस्तु ने विधि के शासन को स्वीकार किया है। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि जो है वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का प्राय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोच्च होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निष्कृष्ट बन जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो विधि के और न्याय से परिपूर्ण होता है तो सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन इससे अलग होने पर वह निष्कृष्ट बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अरस्तु के अनुसार विधि जो है अव्यक्तिक होता है। अव्यक्तिक समझ सकते हैं, अव्यक्तिक होती है यानी व्यक्तित्व तो मतलब उसका कोई भी नहीं रह जाता है जिसके पास विधि नहीं रहेगा। तो अरस्तु के अनुसार विधि जो है अव्यक्तिक होती है क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। तो यहाँ पर देखें तो विधि जो है वो शासक पर भी लागू होगा और शासित पर भी लागू, दोनों पर लागू होगा, यानी अव्यक्तिक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि ये सभी के लिए है। शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है, यानी जो राजा के लिए शासन होगा वही प्रजा के लिए शासन होगा। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं और स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। जो शासक होंगे वो एक विधि यानी कानून के द्वारा शासन करेंगे, स्वेच्छाचारी से नहीं, यानी मनमानी और नैतिकता के आधार पर नहीं चलेगी। शासन का आधार जो है वो शासितों की सहमति है, यानी शासन का जो आधार होगा वो शासितों पर आधारित होगी, यानी कि राजा और प्रजा दोनों के बल पर आधारित होगा। आगे देखते हैं दोस्तों नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। यानी नागरिक वही होंगे जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। जैसे आज हम लोग भी अपना वोट दे करके शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, सरकार की आलोचना करके भाग लेते हैं, तो ये सब हमारे अधिकार हैं। तो ये हम क्या करते हैं, शासन के कार्यों में भाग ले रहे हैं तो हम लोग नागरिक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों बारकर के अनुसार अरस्तु के नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। ये पॉइंट भी स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि बारकर ने कहा है कि अरस्तु की जो नागरिकता की संकल्पना है वो राज्य की करदाता के रूप में न होकर के यहाँ पर देखें तो शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है, परंतु अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। अरस्तु निम्न लोगों को नागरिकता नहीं दिया जाएगा। किसको किसको, तो महिलाओं को, शिल्पी को, बूढ़े एवं बच्चों को, दासियों को और विदेशी को। अरस्तु कहता है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। नागरिक के गुण। अरस्तु के अनुसार नागरिकों के कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, अरस्तु ने कहा है कि नागरिकों को कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है, सभी में भिन्न भिन्न गुण होते हैं।
उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य में गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है दोस्तों कि जो कि अच्छा व्यक्ति वही है, नागरिक वही है जिसमें शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि सरकार को आप बात माननी पड़ेगी और अगर आप शासन में हैं तो उसको अच्छे सुचारू रूप से आप चला भी सकते हैं। ये दोनों गुण आपको होना चाहिए, मतलब आप खुद शासित में रहें और खुद शासक हैं तो उसके भी नियम का पालन करें। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण, अरस्तू के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य गुण संयम, साहस एवं न्याय आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना चाहिए। अरस्तू के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण जो है स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होता है। तो आप श्रेष्ठ मनुष्य देख ही सकते हैं दोस्तों का अरस्तू के विचार है और इस विचार को अभी भी हम लोगों को अमल करना चाहिए। आगे है दोस्तों संपत्ति पर विचार। व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियाँ भी आवश्यक है। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। अरस्तू के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक तरीके से। यहाँ पर देखें तो संपत्ति जो है तो दो तरीके से अर्जन किया जाता है, एक प्राकृतिक और एक शोषण की विधि से। तो प्राकृतिक विधि से देखिए दोस्तों, तो अरस्तू के अनुसार जो मछली पकड़ना, मछली पालन करना और कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन का प्राकृतिक तरीके हैं। और शोषण की विधि से तब व्यापार एवं वाणिज्य से संपत्ति प्राप्त करना प्राप्त संपत्ति, लेकिन अरस्तू प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानता है। यहाँ दो तरीका से संपत्ति, एक मछली पालन करना और कृषि कार्य करके संपत्ति अर्जित करना, दूसरा है कि व्यापार एवं वाणिज्य द्वारा प्राप्त संपत्ति, जिसमें जो अरस्तू हैं वो प्राकृतिक संपत्ति यानी मछली पालन करना और कृषि कार्य करना को ही इन्होंने वैध मानता है। अरस्तू के अनुसार संपत्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। तो संपत्ति से क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति के व्यक्तित्व का और देश और काल में इसका विस्तार होता है। अरस्तू के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व और व्यक्ति के बजाय परिवार का होता है। यहाँ पर देखें तो संपत्ति पर जो स्वामित्व होता है वो व्यक्ति के बजाय किसका होता है, तो परिवार का होता है। अरस्तू संपत्ति का समर्थन तथा वह व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तू ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए हैं। यहाँ पर देखें वो सूदखोरी वगैरह और व्यापार का इसकी आलोचना करता है और इन्होंने संपत्ति के वितरण के 3 तरीके बताए। तीनों तरीका देखते हैं दोस्तों। तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपयोग, यानी एक व्यक्ति के संपत्ति रहेगा, उपयोग सभी कोई करेंगे। सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपयोग, यानी सामूहिक संपत्ति है कोई व्यक्ति एक इसका उपयोग करेगा, और सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपयोग यानी सर्वों का संपत्ति है और सभी को इसका उपयोग करेंगे। तो अरस्तू के द्वारा प्रथम भी जो विवरण को तरीकों को सबसे अच्छा मानता है। तो अरस्तू बोलता है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है और सामूहिक उपयोग वो सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखते हैं दोस्तों क्रांति का विचार। अरस्तू ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणाली के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन। इनके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। इनके अनुसार 2 प्रकार की समानताएं होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रांति का विचार जो इनका है वो शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन की क्रांति है। इनके और परिवर्तन 2 ही आधार पर होते हैं। और कैसे होती है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ 2 जो परिवर्तन अगर देखें दोस्तों, जैसे कुलीन तंत्र है उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा गुट तंत्र में। और जो क्रांति का मूल कारण क्या है दोस्तों, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो विषमता या समानता की आकांक्षा, यानी दोनों के बीच बहुत ज़्यादा विषमता हो या समानता हो। इनके अनुसार 2 समानताएं होती है, निरपेक्ष समानता और अनुपातिक समानता। अरस्तू के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है, यानी जो गरीब है वो समान होना चाहता है, यानी कि सभी लोगों के साथ अपना जीवन स्तर समान करना चाहता है। धनी वर्गों के द्वारा विषमता बनाए रखना, और धनी वर्ग क्या चाहते हैं कि हम हमेशा अमीर रहें और जो गरीब है वो गरीब रहते हैं, कि दोनों के बीच जो दूरियां है, खाई है अमीर और गरीब को, वो बनाए रखना।
इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर देखें तो अमीर चाहता है कि हम अमीर हैं, गरीब चाहता है कि हम कम से कम समान स्थिति में, तो क्रांति दोनों रूप से हो रही है। अरस्तू के अनुसार क्रांति के मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं। ये मूल्य कारण है क्रांति के, लेकिन इसके अलावा अन्य कारण भी है, इसको भी देखते हैं। शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, यानी शासकों की धृष्टता यानी उसका द्रुतता व्यवहार और उस लाभ की लालसा। इसके बाद देखें तो सम्मान की लालसा है। इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना। ये जो होता है सम्मान की अवस्था, यानी जो योग्य है उसको आप क्या कर रहे हैं, जो योग्य को आप अपमान कर रहे हैं और जो अयोग्य है उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। तीसरा देखें तो शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हो। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता है शासकों से घृणा करती है। जो अमीर होते हैं वो गरीब लोगों से या जनता से घृणा करने लगते हैं। समाज में गरीब और धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। क्या क्रांति का सबसे मूल कारण देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, राज्य की किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। और राज्य के जो अंग होते हैं उनको क्या होता है, किसी एक अंग का अधिक शक्तिशाली होना, ये भी क्रांति का मुख्य कारण है। इसके बाद देखिए विशेष शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार से है। प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए या धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। तो प्रजातंत्र में जिसे बोल सकते हैं कि क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता, मतलब कोई वहाँ का लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए, माने कोई अमीर व्यक्ति के विरुद्ध सभी आम जनता को भड़काने लगे और धनी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो, और धनी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो तो हो गया प्रजातंत्र में क्रांति। जब एक लोकप्रिय नेता समूचे व्यक्तियों या समूचे शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे, या एक नेता समूचे शक्ति जितनी है उसको प्राप्त करने की कोशिश करे, तब क्रांति होगी। धनिक तंत्र, और धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र की आपसी झगड़े व गुटबंदी के द्वारा होती है। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है, और इसमें क्या होता है, जनता का अन्याय भी क्रांति का कारण है। आगे देखें दोस्तों, अब कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण है शासन करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति सीमित संख्या है, संपत्ति की जगह सीमित होगा। तो यहाँ पर देखते हो कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन, यानी शासन करने वाले व्यक्तियों को सीमित संख्या है, ये क्रांति का कारण बताएं। और राजतंत्र, राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण है शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलक नेता के द्वारा शासन के विरुद्ध भड़काना एवं शासकों को आलसी हो जाना। और राजतंत्र में क्या होता है कि जो आपसी इन लोग में ज़्यादा मतभेद होती है, जैसे कि उत्तराधिकारी लेकर के इसको मार देंगे तब हम बन जाएंगे, तो ये राजतंत्र में सबसे ज़्यादा है। और क्या होता है, जो उनकी जो कान भरने वाले भड़काने वाले जो लोग होते हैं, जो उन्हीं के में से किसी एक का होता है, घर के लोग होता है, तो इसमें ज़्यादातर राजतंत्र में क्रांति होने का कारण ये बना रहता है। आगे दोस्तों, क्रांति रोकने के उपाय। अब इसको कहीं रोका कैसे जाए, तो अरस्तू के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय है मध्यम वर्ग का शासन। जनता में अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान का भावना हो, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता या अभाव हो, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके। यहाँ पर देखें तो ये सब चीज़ें रहेगा दोस्तों, तो इसको रोका जा सकता है क्रांति को। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हड़पी न जाए। शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। तो ये सब क्रांति के मूल कारण है। आगे देखते हैं, समानता की आकांक्षा धनी व गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती है। अरस्तू सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारण का भी उल्लेख किया है। अत्याचार तंत्र का निर्माण तथा राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर देखें अत्याचार जो तंत्र उसका निर्माण होता है किसके थ्रू, तो राजतंत्र की क्रांति के परिणाम के स्वरूप। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तू ने संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर किया उसको देख लेते हैं। अरस्तू के अनुसार संविधान जो है राज्य का रूप है। इनके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों विभागों का
निर्धारण व बंटवारा। सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण, और सर्वोच्च सत्ता जो है उस केंद्र का निर्धारण होगा। राज्य के उद्देश्यों का उल्लेख, ये 3 चीज़ें संविधान में होनी चाहिए। यानी विभागों का बंटवारा आप कीजिए, सर्वोच्च सत्ता केंद्र का निर्धारित कीजिए और राज्य के उद्देश्यों का भी उल्लेख कीजिए। सरकार का वर्गीकरण शासन कार्यों में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित है। शासकों का उद्देश्य अर्थात शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तू का वर्गीकरण आधारित है। शासन प्रणाली का वर्गीकरण, अरस्तू ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली के 2 रूप हैं। तो शासन प्रणाली के 2 रूप हैं दोस्तों, जिसको 6 आधारों पर वर्गीकृत किया है। 6 प्रकार के शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है, जिसमें 2 भागों में बांटा है, 2 रूप में। पहला हो गया शासन प्रणाली का शुद्ध रूप। तो शुद्ध रूप में देखें तो शुद्ध रूप में आता है दोस्तों राजतंत्र, यानी एक व्यक्ति का शासन। कुलीन तंत्र यानी कुछ लोगों का शासन, और संवैधानिक शासन तंत्र यानी बहुमत का शासन, जैसा कि भारत में है। इसके बाद देखिए दोस्तों शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप, जिसमें हो जाएगा निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र यानी धनिक तंत्र, इसके बाद हो जाएगा लोकतंत्र। आगे देखते हैं दोस्तों सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली। अरस्तू के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है, और पॉलिटिक्स में क्या पाया जाता है तो मध्यम सद्गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पॉलिटिक्स जो है शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी, क्योंकि यह 2 प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तू के अनुसार पॉलिटिक्स लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। अरस्तू के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है, क्योंकि सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है इस राजतंत्र में। पॉलिटिक्स में संख्या एवं विवेक दोनों समन्वय होता है, संख्या और विवेक का दोनों का समन्वय होता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, इन दोनों के मिश्रित रूप को पॉलिटी शासन प्रणाली का उदय होता है। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटी शासन प्रणाली के 2 से उदय होता है, किस किस से, तो आप यहाँ पर हो जाएगा संख्या से, संख्या बल से, और यहाँ पर विवेकशील व्यक्ति दोनों के आधार पर। आगे देखते हैं दोस्तों तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल होते हैं। इस प्रकार पॉलिटिक्स यानी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार के शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है, और निरंकुश शासन प्रणाली जो होता है शक्ति पर आधारित होती है, और गुट तंत्र जो है संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली है, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है, तथा वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालीन हित में काम करती है। तो वो सरकार अधिक देख सकते हैं कि स्थायी होती है जो दीर्घकालीन यानी हित में काम करती है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत, अरस्तू का न्याय जो है समानुपातिक है। अरस्तू ने न्याय के 2 भागों में विभाजित किया है, संपूर्ण न्याय और इसके बाद विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय को देख लेते हैं। इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वो संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। अपने कर्तव्य के पालन करना ही न्याय है। उन्होंने बताया कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, उसी में न्याय है। विशेष न्याय में संशोधात्मक न्याय यानी विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड का शक्ति प्रयोग करना। तो यहाँ पर विशेष न्याय में बोलते हैं दोस्तों संशोधात्मक न्याय, यानी विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा, और व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य के द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग भी किया जाएगा। तो आपका आचरण नहीं सुधारिएगा तो राज्य उसके ऊपर दंड का प्रयोग करेगा, शक्ति का ही प्रयोग करेगा। अगले होता है दोस्तों वितरणात्मक न्याय। तो विशेष न्याय में आता है वितरणात्मक न्याय। राज्य के द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान व पुरस्कार का वितरण करना। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो राज्य होगा वो व्यक्तियों में पद बांटेगी, सम्मान बांटेगा, पुरस्कार भी देगा। अरस्तू के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का
वितरण व्यक्ति और समाज में किए गए योगदान के निर्धारित होगा। यानी आपको कौन सा पद मिलेगा, इसका विवरण जो होगा वो समाज में किएगा, आपका कितना योगदान है समाज के प्रति, उससे आधार पर निर्धारित होगा। आगे उन्होंने बोलता है दोस्तों कि समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इसीलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछित है। अरस्तु जो है अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। अरस्तु जो है अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थन करते हैं। अरस्तु के ग्रंथ, यहाँ पर अरस्तु के जो प्रमुख ग्रंथ उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तब पॉलिटिक्स सबसे परिचित, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ऑन द सॉयल एंड मेमोरी एंड रिकॉलेक्शन, एथेंसियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडिमिनियल एथिस, वर्टियस एंड वाइस, ये हो गया। इसके बाद और इनकी रचना है दोस्तों मेटाफिजिक्स 10-14, इकोनॉमिका मैग्मा मोरिलिया। इसके बाद आगे देखें दोस्तों तो निकोमेचियन एथिक्स। इसके बाद होता है द कैटेगरीज टॉपिक्स, द पेरियर एनालिटिक्स तथा पोस्टर एनालिटिक्स। इसके बाद द रेट्रोटिक, इसके बाद पोएटिक्स। तो हो गया मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रशंसा प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो प्रशंसा प्राप्त करना है, तथा जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है जून पॉलिटिकॉन। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे जिसे एक्लेसिया कहा जाता था। यह विधायकों की भांति कार्य करती थी। तो ये हो गया दोस्तों टोटल जो आप पढ़े अभी तक अरस्तु के बारे में, उनकी विचारधारा क्या थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, तो मुख्य मुख्य बिंदुएँ हैं जिसको आप चालू करके आराम से सुन सकते हैं कम से कम, और 2-4 बार सुनिएगा तो बहुत सारे चीज़ याद हो जाएंगे। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू देखने के लिए। जय हिंद।